कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। क्योंकि आज सैटरडे है और आज आपकी जो क्लास आती है वो फाउंडेशन कोर्स की आती है, अर्थात उत्तराखंड का जो फाउंडेशन क्लास चल रही है। आपकी 4 क्लासेज आज कंप्लीट हो चुकी हैं। आज उसकी 5वीं क्लास है और जो मैं आज आपको पढ़ा रहा हूँ वो मैंने खुद भी नहीं पढ़ा, यानी मैंने अभी जो इससे पहले उत्तराखंड पढ़ाई है या कभी मैंने व्यक्तिगत रूप से खुद के लिए वो नहीं पढ़ा। ये 5th क्लास का जो कंटेंट है ये आपके लिए ही पहली बार मैं लेके आया हूँ। और ये जो पोर्शन है, क्योंकि हम लोग जब कत्यूरी राजवंश से पढ़ेंगे उससे पहले जो हुआ था, यानी एक प्रकार से उत्तराखंड के इतिहास में जो हमारे नेशनल लेवल पे जो मतलब राष्ट्रीय स्तर पे जो छोटे मोटे अपने आप में क्या कह सकते हैं आपको वंश वगैरह थे जो इधर उधर भटके थे, उनका कुछ पोर्शन जो हमारे मध्य हिमालय यानी उत्तराखंड के इलाकों में पड़ता था उससे संबंधित ये आपका एक क्या है पोर्शन है। ठीक है, तो आज आपका जो टॉपिक है, क्योंकि आप लोग जानते हैं टॉपिक में मैंने पहले ही लिखा होगा कत्यूरियों से पहले उत्तराखंड क्या था। ठीक है, अब देखिए मैंने सबसे पहले आपको क्या पढ़ाया था बच्चों, यहाँ पे कुड़िंदु के बारे में पढ़ाया था, यानी कुड़िंद राजवंश अगर आपका तैयार हो चुका है तो कुड़िंद पढ़ाया था। अब कुड़िंद से कत्यूरी तक क्या हुआ आगे, यानी जब हम कत्यूरी राजवंश पढ़ेंगे यानी कुड़िंद टू कत्यूरी, इसके बीच में क्या हुआ यही हम लोगों ने देखना है, मतलब इस दौर में क्या हो रहा, इसी चीज को हम लोग आज क्या करेंगे टॉपिक को तैयार करेंगे। ठीक है, तो मैं इसमें सबसे पहले आपको बता देना चाहता हूँ कुड़िंद के बाद यहाँ पर जो शासन करने वाली शक्ति थी वो कुषाण थे। यानी हुआ क्या मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि कुषाण आप लोगों ने नाम भी सुना होगा, कनिष्क का नाम सुना होगा। कनिष्क इस वंश का सबसे प्रतापी राजा था। अब जैसे कुड़िंद थे, कुड़िंद बेसिकली उत्तराखंड यानी मध्य हिमालय के पर्वतीय भागों में शासन करते थे। ठीक है, तो जो कुषाण थे, कुषाण कहाँ से आए थे, जैसे इनकी राजधानी पेशावर थी कनिष्क की, इसने एक संवत चलाया था जिसको शक संवत बोला जाता है। तो वो संवत है, वो राजधानी थी ये। तो जब ये भारत के कुछ इलाकों में शासन कर रहे थे तो जो हमारा उत्तराखंड है उसके तराई क्षेत्र में भी ये पहुंच गई, यानी मैदानी भागों में। और इसका प्रमाण क्या है, क्योंकि इनके कुछ यहाँ पे मुद्राएं मिली हैं, कुछ सिक्के मिले, लाइक जैसे काशीपुर, उस समय नैनीताल में वर्तमान उधम सिंह नगर में जो काशीपुर का इलाका है वहां पर इनके सिक्के मिले। इसी प्रकार से टिहरी गढ़वाल के कुछ इलाकों में इनके सिक्के मिले। यानी आप ये कह सकते हो तो तराई का क्षेत्र है, तराई के इलाकों में कुड़िंदों के बाद एक शासन यहाँ पे सत्ता करता था क्या, उनका कोई एक पोर्शन यहाँ पे रहा होगा जिसको आप कुषाण बोलते हैं। तो उस समय कुषाण क्या था, तराई भाग में था। कुड़िंद कहाँ थे, पर्वतीय भागों में थे। तो ये जो कुषाण है, इस कुषाण वंश को जो अन्य नाम से जाना गया है, यानी इसको बोला गया है ऋषिक, तुषार या तुखार। ठीक है, एक तो बोला जाएगा इनको ऋषिक भी किसको बोला गया है, कुड़िंद कुषाण वंश को बोला गया है। ठीक है, इसके अलावा तुषार और तुखार क्या बोला गया है, तुषार या तुखार या एक और नाम है। तो अगर कभी ये पूछता है कि ऋषिक, तुषार या तुखार या तुरस्क किस वंश को कहा गया है, अपने आप में एक कुषाण वंश को कहा गया है। ठीक है, ये इसके अन्य नाम है, यानी ये क्या है, सबके सब अन्य नाम हैं किसके, इस कुषाण वंश के। आप कुषाण आपको क्योंकि इंडियन हिस्ट्री का पोर्शन है तो वहां पे आप लोग इसको जरा मतलब अच्छे से पढ़ोगे, अभी तो बेसिक। अब ये है क्या ना, इन लोगों ने कुषाण ने क्या था, जो मध्य हिमालय था, यानी हमारा जो हिमालयी रीजन है, शिवालिक नहीं कह रहा हूँ, ठीक है, मध्य हिमालय यानी जो तराई इलाका है उससे थोड़ा सा उसके आसपास, यानी मध्य हिमालय का जो तराई भाग था उस पर अधिकार किया था। और उस पर अधिकार करने वाले जो थे उसमें कनिष्क के परिवार के लोग थे। ठीक है, तो मध्य हिमालय के तराई पर अधिकार किया था इन लोगों ने। ठीक है, ऐसे ही लिख लीजिए। और स्पेशली इसमें अधिकार करने वाले कौन थे, जो कनिष्क, क्योंकि अलग अलग परिवारों के अलग अलग शासक थे, कनिष्क के परिवार ने इसमें बेसिकली क्या किया होगा, शासन किया होगा। और जो कनिष्क था इसी इनका सबसे प्रतापी राजा था, सबसे प्रमुख राजा इस वंश का। अगर कुषाण वंश का पूछा जाता है तो कनिष्क था, जिसकी राजधानी थी पेशावर। और इसने एक संवत चलाया था जिसको बोला जाता था सत संवत, शक संवत। ठीक है, देखो कनिष्क की राजधानी, ये इंडियन हिस्ट्री का पोर्शन हो जाएगा, अब तो मैं लिंक कर रहा। ठीक है, इसकी राजधानी थी अपने आप में पेशावर और इसके द्वारा एक संवत चलाया गया था, शक संवत। ठीक है, शक संवत चलाया गया था। कब चलाया गया था, 78 ईस्वी में, यानी 78 AD में इसके द्वारा एक संवत चलाया गया था। किसके द्वारा, कनिष्क के द्वारा। कब चलाया गया था, 78 AD में। अब देखिए
हम ये कैसे माने कि यहाँ पर कुषाण शासन करते थे, यानी कुषाण का कुछ हिस्सा मिला होगा, उसका सबसे प्रमुख प्रमाण है यहाँ पर प्राप्त इनकी मुद्राएं। अब उन मुद्राओं के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि हाँ, यहाँ पर कुषाणों ने कभी ना कभी किसी न किसी समय राज किया होगा, या उनकी कोई शाखा यहाँ पर अपने आप में स्टैब्लिश हुई होगी, और उसका जो प्रमाण मिलता है वो मुद्राओं से मिलता है। तो आपके एग्जामिनर कुछ और नहीं करेगा, वो ये चेक करेगा कि इस बच्चे की समझ कितनी है, वो कहाँ से क्वेश्चन पिक कर देगा। वो सिर्फ ये पूछेगा कि इसकी जो मुद्राएं हैं वो किस भाग से मिली, किस पार्ट से मिली हैं। आपको तो ये पता चल गया कि हाँ भाई, जो कनिष्क था या जो कुषाण था उसने कहीं ना कहीं इस इलाके में शासन किया, तो इनकी आखिर जो मुद्राएं हैं किन शासकों की मिली हैं, किस जगह से मिली हैं, यहाँ से वो क्वेश्चन पिक करता है। ठीक है, तो हम इनकी मुद्राओं के बारे में जब इससे आगे को स्टडी करेंगे तो लिखो, कुषाण मुद्राएं तराई या शिवालिक के भाग से मिली हैं। कुषाण मुद्राएं, बेसिकली ये जो कुषाण की मुद्राएं मिली हैं यहाँ पर तराई भाग से मिली है बच्चों। ठीक है, तराई का भाग, और कुछ भाग जो है शिवालिक से भी, शिवालिक में ज़्यादा नहीं है, कुछ हिस्सा इन मुद्राओं का शिवालिक क्षेत्र से भी मिला है। अब हमने यही पकड़ना है कि ये मुद्राएं जो थी वो किस जगह से, कहाँ से अपने आप में मिली। आप इसी तरीके से क्या बनाओगे, फ्लो चार्ट बनाओगे। ठीक है, इनमें पहला आता है जिसकी जो मुद्राएं मिली हैं वो है बच्चों कनिष्क। क्या आता है, कनिष्क, इस वंश का सबसे प्रतापी राजा। और अगर कनिष्क की बात करें, इसकी जो यहाँ पर मुद्राएं मिली हैं, किसकी, कनिष्क की, उन मुद्राओं को बोलता है नाणक स्वर्ण मुद्राएं। अगर कभी ये क्वेश्चन पूछेगा उत्तराखंड में नाणक स्वर्ण मुद्राएं किस शासक की मिली हैं, तो आपका सीधे सीधे आंसर हो जाना चाहिए कनिष्क की मिली है। ठीक है, नाणक स्वर्ण मुद्राएं। और ये जो नाणक स्वर्ण मुद्राएं मिली हैं वो कहाँ से अगर मिली हैं कभी पूछता है तो तुरंत आंसर हो जाना चाहिए काशीपुर में। और काशीपुर कहाँ पड़ता है, उधम सिंह नगर में। ठीक है, नाणक नाम की मुद्राएं किस शासक की मिली है पूछेगा, कनिष्क की। कहाँ से मिली है पूछेगा, काशीपुर। ठीक है, इसी तरीके से इनका एक शासक था, उसका नाम था हुविस्क। हुविस्क की मिली है 44 स्वर्ण मुद्राएं। किसकी मिली है, दूसरा हुविस्क की। ठीक है, इसकी बच्चों मिली है 44 यानी 44 स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। और ये जो स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त हुई है ये टिहरी गढ़वाल के इलाके से मिली हैं, अर्थात जो टिहरी में मुनि की रेती नामक स्थान है वहां से। ठीक है, जो ऋषिकेश के पास है, मुनि की रेती कर दो, मुनि की रेती, और ब्रैकेट में टिहरी कर देना। ठीक है, यहाँ से इनकी क्या मिली है, मुद्राएं मिली है। तो कभी अगर पूछेगा कि कुषाण की जो मुद्राएं हैं किस किस शासक की मिली है, कनिष्क होना चाहिए आंसर, हुविस्क होना चाहिए। कहाँ से मिली है, काशीपुर से मिली, मुनि की रेती से। कौन, नाणक स्वर्ण मुद्राएं किसकी थी, और हुविस्क की क्या मिली है, 44 स्वर्ण मुद्राएं। इसके अलावा एक इनका और शासक था, उसका नाम था वासुदेव द्वितीय, उसकी भी मुद्राएं मिली हैं, वो मिली है गोविसाण से। और गोविसाण किसका प्राचीन नाम था, आप अच्छी तरह जानते हैं। ठीक है, तो अगला लिखो वासुदेव द्वितीय, वासुदेव सेकंड कर दिया मैंने। ठीक है, इसकी कितनी मिली है, 3 स्वर्ण मुद्राएं। ये कितनी मिली कभी नहीं पूछेगा। ठीक है, स्वर्ण मुद्राएं, बस आपको ये पता होना चाहिए कहाँ से मिली है। ये मिली बच्चों गोविसाण, जो कि प्राचीन काशीपुर के आसपास का इलाका। ठीक है, गोविसाण के आसपास से मिली है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके ब्रैकेट में लिखो प्राचीन काशीपुर। ठीक है, और एक मुद्रा इसकी स्वर्ण की मुद्रा वो कहाँ से मिली है, मुनि की रेती से। ठीक है, गोविसाण से प्लस एक कहाँ से मिली है, मुनि की रेती से, मुनि की रेती। यानी कहने का मेरा मतलब है इन दोनों जगह से, जहां से हुविस्क की मिली है वहीं से वासुदेव की भी मिली है। एक 3 मिली है इसकी गोविसाण से। कितनी मिली है, देखो स्वर्ण मुद्राएं 3 कहाँ से लिख दोगे, गोविसाण से, और एक मुनि की रेती से, गोविसाण प्राचीन काशीपुर। ठीक है, तो वासुदेव के अलावा जो यहाँ पर मुद्राएं मिली हैं वीरभद्र से मिली है। वीरभद्र कहाँ, किसका पुराना नाम है आप लोग सभी जानते हैं, ऋषिकेश का। ठीक है, तो जो वीरभद्र हैं यहाँ से भी इनकी क्या मिली है, मुद्राएं मिली है। इसके ब्रैकेट में ऋषिकेश आप लोग लिख सकते हैं, यहाँ से एक मिली है। इसी के साथ साथ मोरध्वज से इनकी मिली है, मोरध्वज यानी कोटद्वार के आसपास का इलाका। ठीक है, वीरभद्र से मिली है प्राचीन ऋषिकेश का इलाका, मोरध्वज यानी प्राचीन कोटद्वार का इलाका। इसी के साथ साथ खटीमा की जगह कंचनपुरी है, वहां पर इनके 7 स्वर्ण मुद्राएं मिली हैं। यानी अगला लिख लो, खटीमा के आसपास कंचनपुरी, और इस कंचनपुरी से कितनी मिली हैं, ब्रैकेट में 7 लिख लो। ठीक है, 7 स्वर्ण मुद्राएं मिली हैं खटीमा के पास कंचनपुरी से, और वसु तथा मस्र नाम का इसमें उल्लेख मिला है। ठीक है, खटीमा से जो मिली हैं कंचनपुरी से, उसके ब्रैकेट में लिखो वसु प्लस मस्र नाम का उल्लेख।
नाम इसमें प्राप्त हुआ है। अब इतना है, इसके अलावा कुछ भी आपको इसके बारे में नहीं पढ़ना। सिंपल सी बात है, जिस दौरान कुड़िंद शासक आपका पर्वतीय इलाकों में शासन कर रहे थे, ऐसा बताया जाता है कि तराई के भाग में उस समय कुषाण थे, और कुषाण के होने का जो प्रमाण मिलता है उनकी मुद्राओं से मिलता है, जिनमें कनिष्क की मुद्रा, वासुदेव द्वितीय की मुद्रा, हुविस्क की मुद्रा, अलग अलग स्थानों से, यथा काशीपुर से, प्राचीन गोविषाण से, जो भी कहते हैं मोरध्वज के पास से, मुनि की रेती के पास से, वीरभद्र के पास से, खटीमा के पास से प्राप्त हुई है। ठीक है, अब हम ये नहीं पढ़ेंगे कि कुषाण क्या था कैसा था, इनके बारे में पढ़ के कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ये आपका इंडियन हिस्ट्री का पोर्शन, और यहाँ पर आपको सिर्फ ये देखना है कि आपके एग्जाम में उत्तराखंड के पोर्शन में इनका क्या रोल है, कितना हिस्सा आपका ये आता है। ठीक है, इसके बाद जैसे ही आपने ये देखा, उत्तराखंड के भागों में एक नैनी या नैनी देवी के स्थलों में क्या मिले हैं, कुषाण प्रभाव खोजा जा सकता है। तो नोट लिखो, उत्तराखंड में नैनी ऑब्लिक नैनी देवी, नैना देवी है, नैनी देवी सुना होगा ना आपने। उत्तराखंड में नैनी देवी ऑब्लिक नैनी देवी के स्थलों में या स्थलों में कुषाण प्रभाव खोजा जा सकता है। उत्तराखंड में नैनी ऑब्लिक नैनी देवी के स्थलों में कुषाण प्रभाव खोजा जा सकता है, कुषाण प्रभाव खोजा जा सकता है। ठीक है, ये नोट करके पॉइंट आपने लिखना है। इसके बाद मेन चीज आती है, देखो हम कहां तक पहुंच गए। हमने क्या पढ़ा, पहले कुड़िंद पढ़ा, कुड़िंद के बाद मैंने क्या कहा, कुछ हिस्से में यहाँ पर कुषाण आए होंगे। उसके बाद ये माना जाता है बच्चों, कुछ हिस्से में यहाँ पे एक अन्य राजवंश ने शासन किया, उसको बोला जाता है यौधेय राजवंश। क्या बोला जाता है, यौधेय। यानी एक प्रकार की अपने आप में सीरीज बन रही है कि कुड़िंद थे, कुड़िंद के कुषाण थे, कुषाण के बाद कौन थे, यौधेय राजवंश ने यहाँ पर शासन किया। और यौधेय के बारे में जो प्रूफ मिलता है, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, वो इनके एक सिक्के मिलते हैं। तो मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना, उत्तराखंड में जैसे भी लिखते हो, उत्तराखंड में द्वितीय या तृतीय मुद्रालेख वाले सिक्के किसके हैं, उत्तराखंड में द्वि अथवा त्रि मुद्रालेख वाले सिक्के, मुद्रालेख वाले जो अपने आप में सिक्के मिलते हैं, वो किन शासकों के अगर कभी मिलते हैं पूछेगा, तो यौधेय शासकों के बताओगे। क्या बताओगे, यौधेय शासकों के। ठीक है, किसके मिलते हैं बताओगे, यौधेय शासकों के मिलते हैं। और ये जो तराई भाग में कुषाणों को पराजित करने का जो श्रेय जाता है, वो यौधेय को ही जाता है। ठीक है, तो नोट करके लिखो, उत्तराखंड के तराई भाग में कुषाणों को पराजित करने, क्योंकि कुषाण थे तो यौधेय आए, तो लिखो, नोट करके यहाँ पे लिखो, उत्तराखंड के तराई भाग में कुषाण को पराजित करने का श्रेय, कुषाण को पराजित करने का जो श्रेय जाता है। ठीक है, यानी कुषाणों को जो पराजित किया था, पराजित करने का श्रेय, पराजित करने का श्रेय जो जाता है, किसको जाता है, यौधेय शासकों को जाता है। ये आपको क्या होना चाहिए बच्चों, पता होना चाहिए। और इन्होंने आपने कहाँ शासन किया इतना नहीं देखना है। जैसे हिमाचल प्रदेश है, उसका जो शिवालिक का इलाका है, या हमारे जो उत्तराखंड है उसका वेस्टर्न यानी गढ़वाल का जो पोर्शन है, वहाँ पर यौधेय ने शासन किया। तो नोट करके अगर चाहो तो आप लोग लिख दो, गढ़वाल के दक्षिण भाग व हिमाचल के बाह्य शिवालिक में इनका शासन था। ठीक है, अब देखो जैसे मैंने क्या कहा, इन लोगों ने किसको पराजित किया हो सकता है, कुषाणु को किया हो सकता है। तो जब कुषाणु का इनके साथ संघर्ष हुआ, तो उसमें कुड़िंद राजा, इनका एक राजा माना जाता है कि वो भी शामिल था, क्योंकि उत्तर कुड़िंद जो आए होंगे, यानी कुड़िंद के बाद के जब लोग आए होंगे, यानी प्रवर्ती कुड़िंद, उसमें महात्मा चित्रेश्वर का नाम आता है। तो नोट करो, कुषाण व कुड़िंद संघर्ष में, कुषाण व यौधेय संघर्ष में, कुषाण व यौधेय संघर्ष में कुड़िंद के एक राजा जिसका नाम अपने आप में क्या था बच्चों, महात्मा चित्रेश्वर का नाम भी उल्लेखित है। ठीक है, कुड़िंद के एक राजा महात्मा चित्रेश्वर का नाम भी उल्लेखित, चित्रेश्वर
नाम भी क्या मिलता है, उल्लिखित मिलता है। ठीक है, महात्मा चित्रेश्वर का नाम भी क्या लिखोगे आप लोग, उल्लिखित मिलता है, ये आपने ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखो जब कुलिंद शासक आए, कुलिंदु के बाद यानी आपको पता चल गया कौन थे, कुषाण थे, कुषाण के बाद यौधेय थे। अब यौधेय कौन थे, कहाँ के थे, क्या करते थे, इतना पढ़ने की जरूरत है ही नहीं। ठीक है, हम तो ये देख रहे कि सिर्फ हाँ हमारा जब मेन राजवंश कत्यूरी शुरू होगा उससे पहले के उत्तराखंड के इतिहास पे हल्का सा एक प्रकाश डाल रहे, यानी फोकस कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ से आप लोग एक चीज देखना, जब कुलिंदु के यानी प्रवर्ती कुलिंद आए, यानी प्रवर्ती कुलिंद मतलब फ्यूचर के कुलिंद कहने का मतलब, तो उन शासकों के नाम जिनका उल्लेख मुद्राओं में हुआ उसका नाम लिख लीजिए। ठीक है, तो लिखो प्रवर्ती, क्योंकि मैंने क्या कहा, ऐसे समझो इसको, आपके पहले कौन थे, कुलिंद थे, कुलिंद के बाद कौन आए, कुषाण आए, कुषाण के बाद यौधेय आए, कुषाण अब यहाँ से पराजित हो गए, तो यौधेय के साथ माना जाता है कि कुछ ऐसे लोग भी थे जो कुलिंदु की शाखाएं उस समय भी शासन कर रही थी। जब यौधेय ने तराई में कुषाणु को पराजित किया तो उनको बोला गया प्रवर्ती कुलिंद शासक। अब प्रवर्ती कुलिंद थे तो प्रवर्ती कुलिंद में कौन थे कैसे पता चलेगा, तो उसमें कुछ शासकों के नाम का उल्लेख हुआ है। ठीक है, तो लिखो प्रवर्ती कुलिंद, पूरा लिखना, प्रवर्ती कुलिंद शासकों के नाम जिनका उल्लेख मुद्राओं में हुआ है, प्रवर्ती कुलिंद शासक लिखो, प्रवर्ती कुलिंद शासक जिनका नाम मुद्राओं में उल्लिखित है, जिनका नाम मुद्राओं में मिलता है, यानी हमें ये देखना है कि ऐसे शासक जिनका नाम हमें मुद्राओं में मिलता है। बेसिकली इसमें 3 शासकों के नाम देखने को मिलते हैं बच्चों, वो कौन कौन मिलते हैं, एक छत्रेश्वर मिलता है, छत्रेश्वर। ठीक है, सेकंड मिलता है आपका भानु, थर्ड मिलता है आपका रावण। ठीक है, इन 3 शासकों के नामों का हमें उल्लेख मिलता है, और ये जो सिक्के मिले हैं वो दुगड्डा में एक जगह है, उसका नाम है भेड़गांव, वहां से मिले हैं। ठीक है, तो लिखो दुगड्डा भेड़गांव से प्राप्त, दुगड्डा भेड़गांव से क्या हुए थे, प्राप्त हुए थे। तो कभी ध्यान रखना अगर ये पूछेगा प्रवर्ती कुलिंद शासक इनमें से किसका नाम सिक्कों में उल्लिखित है, तो ये लिखोगे, या प्रवर्ती कुलिंद शासकों के सिक्के किस स्थान से प्राप्त हुए हैं, दुगड्डा के भेड़गांव से स्थान से प्राप्त हुए। इस तरीके से दोनों क्वेश्चन को आप लोग क्या रखोगे, ध्यान में रखोगे। ठीक है, अब देखना ये तो प्रवर्ती कुलिंद शासक छोड़ दो, तो उत्तराखंड का कुछ पोर्शन ऐसा भी था जहां कोई और भी शासन कर रहे थे, बहुत ज्यादा प्रूफ नहीं है लेकिन एग्जाम की दृष्टि से देख लेते हैं, क्या पता कुछ हमें यहाँ से मिल जाए। ठीक है, इसी दौरान कालसी प्रदेश में एक स्थान था, युगसैल बोलते हैं उसको, तो अगर कभी ये पूछेगा युगसैल, ये जो नाम है ये किस चीज के लिए प्रयुक्त हुआ है, कालसी प्रदेश के लिए, ऐसे ही लिख दो। अब कुलिंद की बात नहीं चल रही। ठीक है, कालसी प्रदेश, कालसी प्रदेश समझ रहे होगे आप लोग, जौनसार का इलाका, यानी जो अपने आप में देहरादून में पड़ता है। ठीक है, कालसी प्रदेश, युगसैल नाम इसके लिए उल्लिखित हुआ है, और यहाँ पर एक राजा है इस वंश का, प्रमुख राजा कौन था यहाँ पर, प्रमुख राजा, इस राजा का नाम था नृपति। क्या था, नृपति। और ऐसा बताया जाता है कि इसने 4 अश्वमेघ यज्ञ कराए थे यमुना के तट पर। ठीक है, तो लिखो इसके ब्रैकेट में 4 अश्वमेघ यज्ञ यमुना के तट पर कराए थे, 4 अश्वमेघ यज्ञ कहाँ कराए थे इसने, यमुना के तट पर, 4 अश्वमेघ यज्ञ यमुना के तट पर, लिखो यमुना तट पर। अब आप कहोगे सर ये कहाँ से कहाँ पहुंचा जाए, इसका क्या करें हम, कुछ नहीं करना है। आपने ये देखा कि पहले कुलिंद थे, कुषाण आए, कुषाणों को पराजित करके यौधेय आए, यौधेय और ऐसा माना जाता है कि जो उत्तर परवर्ती कुलिंद थे वो आपस में मिल चुके थे, यानी उनका मर्ज हो गया था, ऐसा भी कहते हैं कई इतिहासकार। लेकिन हमें कुछ नहीं करना इतना जान के, हमें तो सिर्फ ये देखने कि हमारे एग्जाम की दृष्टि से उस काल में क्या निकल सकता है। तो उसी दौरान एक युगसैल नाम की जगह थी, कालसी प्रदेश। हो सकता है कभी ये पूछे प्राचीन उत्तराखंड के इतिहास में युगसैल जो नाम प्रयुक्त हुआ है किस स्थान के लिए हुआ है, कालसी प्रदेश, या कुछ इस टाइप से पूछ सकता है। यहाँ पर एक नरपति राजा था जो 4 अश्वमेघ यज्ञ कराए थे। अश्वमेघ यज्ञ इंडियन हिस्ट्री का हिस्सा है। क्या होता था, घोड़ा भेज देते थे जिसने उसको रोक दिया, कुछ इस टाइप की कहानी आपको देखने को मिलेगी। वहां आपको ये पता चलेगा कि अश्वमेघ यज्ञ क्या होता है। ठीक है, इसके बाद आगे आप लोग देखिए। अब इसके बाद देखना, युगसैल नाम आपको पता चल गया। इसी के साथ साथ क्या होता है, एक अन्य चीज मिलती है आपको, 2 मित्र, एक मित्रवंश से मिलता है, एक शिव भवानी द्वारा अश्वमेघ जानकारी की जानकारी। तो नोट करके लिखो, शिव भवानी द्वारा अश्वमेघ की जानकारी मिलती है, ये अलग वंश हो गया। ठीक है, थोड़ा सा इतना ही जानकारी इसके बारे में, शिव भवानी द्वारा अश्वमेघ यज्ञ की जानकारी, अश्वमेघ यज्ञ की जानकारी। ठीक है,
जानकारी। ये जो शिव भवानी है इसके अश्वमेध यज्ञ की जानकारी मिलती है कि हाँ इसने इस प्रदेश में किया था, वो मिलती है अपने आप में किस जगह से, उसको बोलते हैं अंबाणी शिलालेख, जो कि अब खत्म हो चुका है, नहीं मिलेगा इसका प्रमाण। ठीक है, अंबाणी शिलालेख, और पेपर में आना भी बहुत हार्ड है। ठीक है, मुश्किल ही है कि ऐसा पेपर में पूछेगा आपसे अंबाणी शिलालेख, ये भी ध्यान रखना। और यहीं पर एक लास्ट क्वेश्चन है, मतलब आपका इससे इसके यहाँ से गुप्त वाला पोर्शन शुरू हो जाएगा, गुप्त काल जिसको आप लोग बोल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए एक मित्र वंश के 2 राजाओं का नाम मिला है, मित्र, मात्र मित्र था पृथ्वी मित्र, उनकी सूचना लिखो यहीं पे इसी टाइम पे। ठीक है, मित्र वंश के 2 राजाओं, मित्र वंश के 2 राजाओं, इनका नाम क्या है? 2 राजाओं, इनका नाम लिखना। एक का नाम है बच्चों अपने आप में मातृमित्र, और दूसरे का नाम है पृथ्वी मित्र। की जानकारी ये प्राप्त होती है आपकी गोविसाण से, यानी गोविसाण से प्राप्त स्टिका लेख से। लिखो गोविसाण से प्राप्त होती है, लिखो गोविसाण प्राचीन उत्तर काशीपुर के इलाका। ठीक है, गोविसाण से प्राप्त स्टिका लेख, यहाँ से एक लेख है, सिंपल सी बात है। ठीक है, ये था आपका, कहा था गुप्त के शासन तक, यानी कहने का मतलब उत्तराखंड में एक ऐसा काल जब कुलिंद राजवंश था, उसके बाद जब कत्यूरी आया, उससे पूर्व क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। कुलिंदों के बाद कुछ इलाके में कुषाण आए, उनको पराजित करके यौधेय आए, यौधेय के साथ साथ उसी के पैरेलल माना जाता है प्रवर्ती कुलिंद थे, जो कि बाद में इनका मर्ज हो गया था। मर्ज होने के बाद छोटे मोटे और आपको देखने को मिलते हैं, जिसमें मित्रवंश हो गया, या आपका शिव भवानी का एक राजा था, या इससे पहले मैंने आपको बताया जो कालसी प्रदेश है, युग है, उसकी जानकारी मिलती है। इसके बाद जैसे ही ये एंड हुआ तो हमारा जब नेशनल लेवल पे गुप्त शासन स्थापित हुआ। ठीक है, कौन सा शासन? गुप्त शासन। कहाँ पर? नेशनल स्टेज पे। ठीक है, यानी जब भारत में गुप्त वंश की स्थापना हुई थी, यानी गुप्त शासन, तो उत्तराखंड के मध्य हिमालयी भागों में, यानी यहाँ पर क्या चल रहा था? यहाँ कुछ नहीं चल रहा था बच्चों। गुप्त शासन के समय पर यहाँ पर एक कुमाऊं और गढ़वाल में एक राज्य की बात कही गई है, जिसका नाम है कर्तपुर राज्य। ठीक है, कभी ये क्वेश्चन आएगा, गुप्त वंश के शासन के समय मध्य हिमालय में किस राज्य का उल्लेख मिलता है? मध्य हिमालय मतलब मध्य हिमालय के कुमाऊं और गढ़वाल रीजन में। ठीक है, कुमाऊं प्लस गढ़वाल क्षेत्र में किस राज्य का उल्लेख मिलता है? अगर ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं किस राज्य का उल्लेख मिलता है, तो आपका आंसर होना चाहिए कर्तपुर राज्य। ठीक है, क्या बोलोगे? कर्तपुर राज्य, कर्तपुर राज्य। यानी जब मध्य हिमालय में अपने आप में जब सेंटर में गुप्त राजवंश था, तो वहां पर मध्य हिमालय में एक राज्य का उल्लेख मिलता है, इसका नाम है कर्तपुर राज्य, जिसकी राजधानी कहाँ बताई गई है? कार्तिकेयपुर इसकी राजधानी बताई गई है। और इसका शासक जो था एक बहुत ज्यादा खसाधिपति व रामगुप्त के मध्य इसका उल्लेख भी मिलता है। ठीक है, वो तो छोड़ दीजिए, इसकी राजधानी कहाँ थी? कार्तिकेयपुर। इसकी राजधानी उस समय कहाँ थी? कार्तिकेयपुर। कार्तिकेयपुर में इसकी राजधानी थी। और बहुत ज़्यादा इसकी जानकारी का स्रोत नहीं है। एक राजा था इनका, यानी इसके राजा खसाधिपति। लिखो खसाधिपति व एक गुप्त शासक था, उसका भाई था रामगुप्त, के मध्य युद्ध का उल्लेख भी मिलता है। ठीक है, युद्ध का उल्लेख, यानी वो जो युद्ध हुआ था वो ये बताया जाता है कि वो कहाँ पर हुआ था? कार्तिकेयपुर में। कार्तिकेयपुर में उस युद्ध का उल्लेख मिलता है। बस इतना ही आपको याद रखना है कि गुप्त शासन जब शासन सेंटर पे था, तो मध्य हिमालय में किस वंश का शासन था, ऐसा बताया जाता है। एक राज्य था कर्तपुर राज्य, जिसकी राजधानी कार्तिकेयपुर थी। ठीक है, साथ ही साथ कई आपको छोटे मोटे राजवंश दिखते हैं, इसमें एक है छागलेश राजवंश। ठीक है, यानी आपको क्या देखना है, गुप्त शासन के समय किन किन राज्यों का यहाँ उल्लेख मिलता है। तो अगर ऑप्शन में आएगा तो एक तो आपको कर्तपुर राज्य याद रखना है, दूसरा रखना है आपको छागलेश राजवंश। ठीक है, क्या लिखोगे? छागलेश। क्या रखोगे? छागलेश का राजवंश। और ऐसा बताया जाता है इसका टाइम पीरियड था वो 5वीं सदी के आसपास था, 5th AD के आसपास इसने शासन किया था। और इसकी जानकारी का स्रोत जो है लाखामंडल खंडित शिलालेख है। ठीक है, अगर कभी ये पूछेगा इसकी जानकारी, यानी कभी ऐसे क्वेश्चन पूछेगा कि जो लाखामंडल है, ठीक है, लाखामंडल देहरादून जनपद में। ठीक है, लाखामंडल के ब्रैकेट में लिख दो देहरादून जनपद, इसके ब्रैकेट में देहरादून जनपद, लाखामंडल का खंडित शिलालेख जो है,
खंडित शिलालेख, यानी पत्थर पे जो लेख लिखा गया है किसकी जानकारी देता है अगर क्वेश्चन पूछेगा, यानी इसकी जानकारी का स्रोत, यानी छागलेस के राजवंश की जानकारी का स्रोत है लाखामंडल का खंडित शिलालेख। ये आपको ध्यान में रखना होगा। और इसमें कई नरेशों के नाम मिले हैं, यानी इस लाखामंडल खंडित शिलालेख में जो छागलेस के हैं उसमें किन राजाओं के नाम का उल्लेख है, कहीं 7 राजा लिखे हैं, कहीं 9 लिखे हैं। आप सिर्फ ये याद रखना कि किन राजाओं का नाम है, ठीक है। नाम यहाँ पे लिख दो 7 राजाओं के, 7 राजाओं के। और ये मैं नहीं कह रहा बच्चों, ये हमारा ब्रैकेट में लिख देना है, यशवंत कठौत जी की बुक में कहता है, ठीक है, यशवंत कठौत, ताकि आपको एक रेफरेंस के साथ पढ़ने को मिल जाए कि हाँ हम जो पढ़ रहे हैं वो सही पढ़ रहे नहीं पढ़ रहे। क्योंकि ऐसा होता है, अभी आप छोटे हो, क्योंकि फाउंडेशन पढ़ रहे हो, आप जो भी पढ़ोगे उसका एक प्रॉपर सोर्स होना चाहिए। और मेरी नज़र में यशवंत कठौत जी की किताबों को बहुत से लोगों ने क्या किया है, उनसे कोट कर रखा है कि हाँ उस किताब में लिखा है। यशवंत कठौत जी की जो किताब है मेरी नज़र में वो प्रमाणित है, ठीक है। मैं ये मानता हूँ कि वो बहुत, मतलब जैसे अजय रावत भी कहते हैं कई बच्चे, तो मुझे ये लगता है कि उन दोनों किताबों में बेटर, अगर उत्तराखंड की हिस्ट्री के अगर नज़रिए से देखा जाए तो ये वाली किताब ज़्यादा बेहतर साबित होगी। हाँ, वो जो आपका वो किताब अजय रावत जी की है उसमें थोड़ा सा क्या है एक्स्ट्रा आपको देखने को मिलेगा। एक्स्ट्रा का मतलब ऐसी चीज़ें भी मिलेंगी ब्रिटिश शासन के समय की जो यहाँ नहीं मिलेंगी, बट प्रॉपर इतिहास अगर पढ़ना है तो उसके लिए बेहतर स्रोत अगर मैं मानूँ तो मेरे नज़र में ये है। तो इस 7 राजाओं का नाम का उल्लेख मिलता है, जिनमें से कुछ राजाओं के मैं नाम लिखता हूँ, ठीक है। देखो इनमें से क्या क्या मिलता है आपको, छागलेस राजवंश के जिन राजाओं का नाम लिखित मिलता है उसको आप लोग नीचे अलग से लिख लीजिए। क्या क्या दिखेगा, देखो नरपति जयदास लिख दो, एक नरपति जयदास, ठीक है। उसके बाद जो मिलता है आपका गुहेश मिलता है एक, उसके बाद मिलता है आपको अचल, ठीक है। उसके बाद दिखता है आपको छागलेश दास, छागलेश दास, ठीक है। नेक्स्ट मिलता है आपको रुद्रेश दास, रुद्रेश दास। और इसके बाद मिलता है छागलेश, जिसके ब्रैकेट में केतु लिखा है, एक ये छागलेश भी है, इसके ब्रैकेट में केतु लिखा हुआ है, ठीक है। ये कितने आपको 6, 1 2 3 4 5 है, ठीक है। हो सकता है बाकी के नाम मिट गए हों, पढ़ने में ना आ रहे हों, तो उसके लिए उनने साफ साफ छोड़ रखा है, ठीक है। उसको मतलब आप ये कह सकते हैं कि हो सकता है कि बाकी के नाम जो स्पष्ट रूप से पढ़े न जा रहे हों या मिट गए हों, बट ये नाम तो आपको देखने को मिलते ही मिलते हैं, तो इनको आप लोग ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद देखना लाखामंडल एक प्रशस्ति बनी है, वो कालसी के आसपास यादव शासन की जानकारी देती है, ठीक है। देखो लाखामंडल प्रशस्ति, अगला यहीं पे लिखना है आपको, लाखामंडल, लाखामंडल प्रशस्ति जानकारी देती है, लिखो जानकारी, किस चीज की जानकारी देती है, तो जो कालसी के आसपास का इलाका है बच्चों, ठीक है। कहाँ का इलाका, कालसी के आसपास का, वहां पर यादवों के शासन की जानकारी देती है। तो इसके नीचे आप लोग लिख सकते हैं कालसी के आसपास यादव शासन की जानकारी देता है, यानी यहाँ पर कहीं ना कहीं यदुवंश की स्थापना हुई थी, कालसी के पास यादव वंश की जानकारी, यादव वंश की जानकारी देता है, ठीक है। और जो यादव वंश है इसका जो संस्थापक माना जाता है वो किसको माना जाता है, इस वंश का संस्थापक, यानी यादव वंश का जो संस्थापक था वो अपने आप में कौन था, अगर कभी पूछता है तो आपको सेन वर्मन का नाम क्या करना है, याद में रखना है, ठीक है। तो देखो सेन वर्मन, सेन वर्मन का यहाँ पर क्या था, शासन था। एक पॉइंट आपको ये भी क्या करना होगा, ध्यान में रखना होगा, ठीक है। इसके बाद आता है बच्चों उत्तर गुप्त काल, यानी जब गुप्त शासन समाप्त हो गया, हमें सिर्फ ये पढ़ना है कि उत्तराखंड में क्या हुआ था, ठीक है। यानी उत्तर गुप्त काल में देखना है कि क्या हुआ था। देखिए उत्तर गुप्त काल, यानी जब उत्तर गुप्त काल हुआ उस समय क्या हुआ था, यहाँ पर सिंहपुर का यदु राजवंश जो था उसकी जानकारी मिलती है। यानी पहला कौन मिलता है यहाँ पर, सिंहपुर का, जो अभी मैंने कालसी वगैरह बताया। अब ये सिंहपुर कहाँ था ये भी कंफ्यूज है इतिहासकारों में, ठीक है। का यदु राजवंश, यदु मतलब यादव, जो अभी मैंने बताया, ठीक है। यहाँ राजवंशी, इसकी कुछ बहुत जानकारी मिलती है और इसकी स्रोत है ईश्वरा का लाखामंडल प्रशस्ति। अभी मैंने इसका बताया ना, इसकी जानकारी कौन देता है, जानकारी का स्रोत बताया था मैंने, क्या बताया था अभी इससे पहले जो लिखा आपने, लाखामंडल, लाखामंडल प्रशस्ति, ये दिखाया ना मैंने। और ये लाखामंडल प्रशस्ति किसका है पूछेगा तो ईश्वरा का लिख देना, राजकुमारी ईश्वरा का।
महारानी ईश्वरा का या रानी ईश्वरा का, जो भी लिख देते हो आप लोग लिख देना है, ठीक है। राजकुमारी ईश्वरा लिखा है महारानी ईश्वरा का, उसका ये लाखामंडल प्रशस्ति और किसके राजवंशी की जानकारी देता है, सिंहपुर के यदु राजवंशी की। और ऐसा कहा गया कि इसने 11 पीढ़ियों के 12 राजाओं का उल्लेख मिलता है, यानी लिखो इसमें सिंहपुर के 11 पीढ़ियों का, यानी जो 11 उसकी पीढ़ियां दी उसके 12 राजाओं का उल्लेख, 11 पीढ़ियों के 12 राजाओं का उल्लेख मिलता है। मतलब ये ध्यान रखना कि जो सिंहपुर राज्य है उसमें अपने आप में जो मिलता है 11 पीढ़ियों के 12 राजाओं का उल्लेख मिलता है। और लाखामंडल के ऐतिहासिक स्थल पर जो शिव मंदिर भी बनाया था वो इसी ने बनाया था, ठीक है, ईश्वरा ने। लिखो लाखामंडल में शिव मंदिर भी इसने बनाया था, शिव मंदिर भी बनाया था इन्हीं ईश्वरा जी ने, ठीक है। ईश्वरा ने क्या बनाया था, लाखामंडल में शिव मंदिर का भी क्या किया था, अपने आप में निर्माण किया था, ठीक है। अब यमुना प्रदेश के यदुओं की राजधानी जो थी वो सिंहपुर थी। और इस सिंहपुर के इलाके के बारे में बहुत कंफ्यूजन है, कोई कहता है बंगाल में, पंजाब में, कहीं कोई कुछ, तो सिंहपुर के बारे में कुछ पता नहीं है। लेकिन ऐसा माना गया कि सिंहपुर जो था वर्तमान जो लाखामंडल है जिसका पुराना नाम मढ़ था वहीं पर है, ठीक है। अब नोट करके लिखो, नोट यहाँ पे लिख दो, राजधानी कहाँ थी, यानी जो आपने ये लिखा ना सिंहपुर का यदु राजवंश, तो यमुना प्रदेश की यदुओं की राजधानी लिख दो। यदु यानी यादवों की राजधानी, यदु राजधानी, ठीक है। यदु मतलब ये यादव, इनका था सिंहपुर। अब इस सिंहपुर के बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं है कि कहाँ है, लेकिन इसके ब्रैकेट में लिखो, हो सकता है कि ये लाखामंडल ही हो, वर्तमान लाखामंडल। और इसका ओल्ड नाम क्या था, मढ़। अगर आपको पूछेगा कि लाखामंडल का ओल्ड नाम क्या था, मढ़ था, ठीक है। ऐसे लिखो लाखामंडल ओल्ड नेम, यानी इसका प्राचीन नाम क्या था, ओल्ड नेम क्या था, मढ़ था। तो संभवतः वो लाखामंडल जो सिंहपुर था उसका वर्तमान नाम है लाखामंडल, जो कि पहले मढ़ नाम से जाना जाता है। इसी के साथ एक और राजवंश की यहाँ थोड़ा बहुत जानकारी मिलती है। उत्तर गुप्त काल में आप लोगों ने सुना भी होगा, उस राजवंश का नाम ना नाग राजवंश, सुना है नाग राजवंश। तो उसकी जानकारी के स्रोत एक तो कश्मीर से मिलते हैं, एक अपने उत्तराखंड से मिलते हैं, ठीक है। तो अगला लिखो आपको नागवंश। इसकी जानकारी बच्चों 2 जगह से इसके स्रोत मिलते हैं, एक तो कश्मीर, अब कश्मीर का हम पढ़ के क्या करेंगे, कोई फायदा नहीं। दूसरा अपने वर्तमान उत्तराखंड जो कि गोपेश्वर त्रिशूल लेक है। अगर कभी ये पूछता है कि गोपेश्वर त्रिशूल लेक ये उत्तराखंड से संबंधित है, वो किस राजवंश के या किस वंश के बारे में जानकारी देता है, ये देता है तो नागवंश, जिसमें 4 नाग राजाओं का उल्लेख है। इन 4 नाग राजाओं के नाम आपसे पूछ सकता है, यानी इसमें क्या है, 4 नाग राजाओं का उल्लेख के बारे में इसमें मिला है। इन चारों के नाम याद रखना, एक का नाम है स्कंदनाग, ठीक है, दूसरे का नाम है विभुनाग, विभुनाग, ठीक है। और थर्ड का नाम है अंशुनाग, और लास्ट का है गणपति नाग। इसका क्या लिखोगे, अंशुनाग, और लास्ट में लिखोगे गणपति नाग। यानी कहीं ना कहीं उत्तराखंड के इतिहास में जिन नाग राजाओं का उल्लेख मिलता है वो 4 नाग राजा हैं। और इन नाग राजाओं के उल्लेख का मुख्य स्रोत जो है गोपेश्वर स्थित त्रिशूल लेक है, जिसमें 4 नाग राजाओं का उल्लेख मिलता है। तो इन नाग राजाओं में से एक था गणपति नाग, जिसके बारे में कहा जाता है कि इसने रुद्र महालय के समय शक्ति की स्थापना की थी, ठीक है। तो इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना, इसके आगे लिखो गणपति नाग के आगे रुद्र महालय, क्या लिखोगे, रुद्र महालय के आगे, यानी रुद्र महालय पर ऋषिके के समक्ष शक्ति यानी त्रिशूल अपने आप की क्या की थी, स्थापना की थी, ठीक है। रुद्र महालय पर शक्ति ब्रैकेट में त्रिशूल लिख देना, एक त्रिशूल बनाया था इसने, त्रिशूल लेक बोलते हैं, ठीक है, की स्थापना इसने किसने की थी, ये की थी अपने आप में गणपति नाग ने। और इस गणपति नाग के बारे में आपको जब ये पता चल गया कि इसने रुद्र महालय पर शक्ति त्रिशूल की स्थापना की थी, तो ये भी याद रखना कि रुद्र हिमालय पर जो त्रिशूल लेक है किस नाग राजा का है, गणपति नाग का। इसके यहीं पे लिख दो त्रिशूल लेक। बेसिकली त्रिशूल लेक पर
रुद्र ऐसे छोड़ दो इसको, खाली कंफ्यूज जाओगे, इतना तो आपका समझ आ गया कि रुद्र हिमालय लेक किसका है पूछेगा तो गणपति नाग का। ठीक है, तो ओवरऑल आपका ये पता चल गया कि नागवंश। अब देखिए हम कहाँ पहुंच गए, उत्तर गुप्त काल तक पहुंच गए। यानी मैंने आपको स्टार्टिंग जब पढ़ाई थी, मैंने उत्तराखंड के इतिहास का स्रोत पढ़ाया था, कहाँ कहाँ से आपको जानकारी मिलती है। फिर हमने एक बेसिकली कुड़िंद देखा, तो कुड़िंद के बाद कई लोग डायरेक्ट कच्चूरी पढ़ा देते हैं, जब बीच के पता ही नहीं रहता कि बीच में हुआ क्या था। कुछ नहीं हुआ था। जब कुड़िंद आए, कुड़िंद के बाद तराई के भागों में कुषाणों ने शासन किया। कुषाण की जानकारी हम उसके सिक्कों से मिलते हैं, जिसके मैंने एग्जाम्पल बता दिए। ये बताया जाता है कि पर्वतीय इलाकों में उसमें कुड़िंद ही शासन कर रहे थे, लेकिन धीरे धीरे यौदेय राजवंश था वो यहाँ पर आ गया था। ठीक है, उसने क्या किया, कुषाणों को पराजित किया, और उसमें उसने किसकी हेल्प ली, प्रवर्ती कुड़िंद शासकों की। प्रवर्ती कुड़िंद की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, क्योंकि कुछ सिक्के ऐसे जिसमें 3 राजाओं के नाम मिलते, चाहे छत्रपति हो, भानु हो, रावण हो, ये सुना होगा आपने। बाद में ये बताया गया कि इन दोनों का मर्ज हो गया था, किसका, यौधेय और अपने आप में किसका, जो परवर्ती कुड़िंद शासक थे। वो तो हमें क्या करना, वो सब छोड़ दे। ठीक है, उसके बाद मेन टाइम आता है बच्चों जो गुप्त एरा था, यानी गुप्त पीरियड के समय यहाँ पर एक राज्य का उल्लेख मिलता है, कार्तिपुर राज्य का, और उसकी राजधानी कार्तिकेयपुर थी, जिसमें कार्तिपुर का एक राजा था, उसका गुप्त शासक रामगुप्त के साथ क्या हुआ था, गुप्त राजकुमार रामगुप्त के साथ युद्ध का भी उल्लेख मिलता है, जो कि कार्तिकेयपुर जगह पर ही हुआ है। साथ ही साथ आपने कई चीज़ें देखी, लाइक आपने छागलेस राजवंश देखा, आपने वहाँ पर कुछ और राजवंश देखे, कालची के इलाकों के क्या कहते थे, ईश्वरा का जो शिलालेख है वो कहाँ मिला है, नागवंश की जानकारी कहाँ से मिलती है। जब इतना आप लोग देखोगे तो आपका ये वाला पोर्शन अच्छे खासे तरीके से तैयार हो जाएगा। तो अब हमारा जब हम कच्चूरी शुरू करेंगे उससे पहले एक ही पार्ट बचा है, हर्ष के समय में उत्तराखंड, जब सेंटर पे हर्षवर्धन था वहां पे उत्तराखंड में क्या हुआ, फिर हम प्रॉपरली हिस्ट्री की क्लास पे आ जाएंगे। फिर मिलते हैं अगले सेशन पे, अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।